हेलो एंड वेलकम। कोर्स से चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर एक बार। और आज मैं फिर एक कानूनी मसले को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहरहाल पहले मसले के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ है या आपके आसपास के नज़दीकी लोगों के या दोस्तों के या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स किसी के साथ ऐसा कुछ वाक़या हुआ है जहाँ पे आपको एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो? हम आम तौर पर ऐसा वाक़या हमारे सामने ज़रूर आता है कि किसी न किसी को हम ऐसा अक्सर पढ़ते हैं या हमारी जानकारी में लाया जाता है या हमारी जानकारी में आता है कि ऐसा अक्सर कई दफ़ा होता है कि किसी व्यक्ति को एक साजिश के तौर पे या एक जानबूझ के जिसे एक बदला लेने की प्रवृत्ति से किसी के खिलाफ झूठ मूठ का मुकदमा दायर करना, ये प्रवृत्ति है, कई लोगों में है ये प्रवृत्ति। और हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे, हम एक आम आदमी में भी ये प्रवृत्ति होती है। ये अक्सर देखा गया है। कई बार ऐसा देखा भी है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में ऐसा कई दफ़ा, ज़रूरी नहीं हर बार, लेकिन ऐसा कई दफ़ा सामने ये महसूस किया गया है या सामने साबित हुआ है कि जो भी मुकदमा दायर किया है 498A बोलो या डोमेस्टिक वायलेंस के और प्रोविजन बोलो, इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो बोलो, वो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो जानबूझकर एक बदले की मानसिकता से या किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए मालाफाइड इंटेंशन से फाइल किया जाता है। और ऐसा कोई ये नई बात नहीं है, ऐसा हम देखते आए हैं। और कोर्टों में या कचहरी में या पुलिस स्टेशन में इस तरह के कंप्लेंट्स या मुकदमे आम बात है, जहाँ पे झूठे तरह के मुकदमों में लोगों को फंसाया जाता है। चाहे वो गांव हो या शहर हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो गांव में ही होता है या शहरों में होता है या शहरों में ही होता है या गांव में होता है। वो जहाँ जहाँ पे इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दायर करके उन्हें एक बैक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे पुश कर दो, या उनके साथ कुछ ऐसी एक्सप्लॉयटेशन कर लो, या अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए जो भी उनकी लेजिटमेट इलीजिटमेट डिमांड होती है उसको पूरी करने के लिए इस तरह के मुकदमे दायर किए जाते हैं। तो यही एक प्रेमाइस है आज के दृष्टिकोण से जब हम बात कर रहे हैं। मसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 482 CRPC का एक प्रोविज़न है जो इनहेरेंट जुरिसडिक्शन में कोई भी मुकदमा FIR जो है, जो किसी व्यक्ति के खिलाफ फाइल है और वो झूठा है, एक्सप्रेसली झूठा है और इलीगल है, तो उसे क्वैश करने का इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट के पास होता है। तो इसी प्रोविज़न के अंदर एक मुकदमा 482 में हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच के सामने फाइल हुआ। और फाइल करने वाले जो याचिकाकर्ता थे उनका नाम है प्रोफेसर प्रहलाद कुमार। उन्होंने ये मुकदमा जो फाइल किया वो उनके खिलाफ दायर FIR जो SC/ST एक्ट के अंदर जो उनके खिलाफ FIR फाइल हुए थे उसको खारिज करने के लिए उन्होंने फाइल किया था। अब ये
इंसिडेंट ऐसा है कि जजमेंट की डिलीवरी 23 फरवरी 2024 को हुई, लेकिन इंसिडेंस जो है वो एक सीरीज ऑफ कंप्लेंट्स से उभरता है। एक शिक्षिका थी जो जिनका नाम है दीपशिखा सोनकर, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो कि प्रयागराज जिसे कहा जाता है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, और 2013 से इनकी नियुक्ति थी। और उसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जगदीश नारायण जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और उनके बाद जो ये प्रहलाद कुमार ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के 14 फरवरी 2014 से इन्होंने चार्ज लिया। और जो डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो हेड कर रहे थे, वो जो डीन थे उनका नाम था जगदीश नारायण, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसका ड्यूरेशन था 2013 मई से 2014 फरवरी तक का। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट में ये जो महिला प्रोफेसर है दीपशिखा सोनकर, जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आती है, उनका जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने उनका जो वर्क का प्रोफाइल था, वर्क ऑफ नेचर था, उसको लेके कमेंट किया था, रिपोर्ट बनाए थे, जिसमें लेस सेटिस्फैक्ट्री उन्होंने रिपोर्ट किया था। उनके कॉन्डक्ट को रूड बताया था और बिहेवियर को नॉट गुड बताया था। ये बेसिक प्रीमाइस था, ये जो महिला असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब यहाँ से चीज़ें जो है वो एक अलग रुख अपनाती है। अब इस रिपोर्ट के बाद ये जो महिला प्रोफेसर है, ये पहला FIR दायर करती हैं, जो 1 अक्टूबर 2015 को वो FIR दायर करती है कर्नलगंज पुलिस स्टेशन इलाहाबाद में। वो एक FIR फाइल करती है सेक्शन 65-66 ऑफ IT एक्ट। इनका कोई फेसबुक हैकिंग का मसला इन्होंने उठाया था, उस तरह का इन्होंने कंप्लेंट किया था। फिर सेकंड कंप्लेंट वो करती है वुमेंस एडवाइजरी बोर्ड को 14 जनवरी 2016 को, जिसमें वो एक एनोनिमस ईमेल को रिसीव करते हुए ये एलिगेशन करती है कि उनके इमेज को टार्निश किया गया है। मैं डिटेल कंप्लेंट्स की जिक्र नहीं करूँगा, एक मोटा मोटी आपको एक जिस्ट बता रहा हूँ। फिर थर्ड कंप्लेंट उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा, जो 19 जनवरी 2016 को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में कहा था कि जो रिपोर्ट दिया गया है वो डेलिब्रेट है, जिसके वो इसलिए डेलिब्रेट है क्योंकि ऐसा करने से उनको कंफर्मेशन ना हो, इसके पीछे का वो मकसद है कि उनका एलिगेशन था। और ये भी एलिगेशन था कि ये जो याचिका करता है प्रहलाद कुमार, वो उनके नज़दीकी आने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं, तो उनसे संबंध बनाने के, नज़दीकी संबंध बनाने के लिए, क्लोज आने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये एक उनका नेचर ऑफ एलिगेशन था। फिर उसके बाद में चौथा कंप्लेंट वो फाइल करती हैं 13 फरवरी 2016 को कमेटी फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये जो कंप्लेंट है वो फाइल करती है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रहलाद कुमार के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एलिगेशंस वो करती हैं। फिर 16/2/2016 को जो याचिकाकर्ता हैं वो अपनी पोजीशन को रिलिंक्विश करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं रोटेशन बेसिस पे, और उसके बाद में प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा चार्ज लेते हैं। तो ये बेसिक 4 कंप्लेंट ऑलरेडी ये महिला दायर करती हैं, और
इन सब का बाकायदा इसकी जांच होती है, पड़ताल होती है। कमेटी जो रिपोर्ट वगैरह जो बनानी होती है वो फाइल करती है, और जिसमें कोई तथ्य सामने नहीं आता, कोई इस तरह की फाइंडिंग नहीं आती है जो एलिगेशन को सपोर्ट करती हो, जो महिला प्रोफेसर थी दीपशिखा सोनकर जिनका नाम है। तो अब हुआ ये कि फिर 4 अगस्त 2016 को ये 5वां कंप्लेंट फाइल करती हैं। बाकायदा FIR होता है, वो सेक्शन 354C 504 506 IPC और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2A SC/ST एक्ट के अंदर। ये जो है ये सीरियस कंप्लेंट था, जिसमें वो याचिकाकर्ता मिस्टर प्रहलाद कुमार जो है इनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस करती है। उसके बाद और एक ये कंप्लेंट करती है, छठा कंप्लेंट, वापस कमेटी फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट 5 अगस्त 2016 को। तो ये टोटल 6 कंप्लेंट, जिसमें से 4 पहले किए हुए थे, उसमें कुछ उनको कुछ मिलता नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तो जो भी फाइंडिंग होती है वो ये याचिकाकर्ता के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिलने की वजह से फिर ये महिला जो प्रोफेसर है वो छठा और 7वां कंप्लेंट, छठा कंप्लेंट एक FIR करती है SC/ST एक्ट के अंदर, और 354C और 504 506 IPC का, और फिर ये छठा कंप्लेंट वापस कमेटी फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे करती है। अब ये सारा प्रीमाइस, ये सारा माजरा होता है। अब ये जो कमेटी है, इसमें फिर एक बार जो कमेटी की फाइंडिंग और रिपोर्ट वगैरह आती है, उसमें सारे तथ्यों को जांच पड़ताल के बाद कोई ऐसी चीज़ जो ठोस तरह से ये साबित करते कि ऐसा कोई वाकया इस महिला के खिलाफ हुआ था, और इसके करने के पीछे ये जो याचिका करता है प्रहलाद कुमार जी, इनका कोई रोल था, ऐसा कोई फाइंडिंग होती नहीं है। तो इनफैक्ट अगर बात करें तो ये जो कमेटी, जो दूसरी कंप्लेंट, जो कमेटी ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की जो दूसरी कंप्लेंट थी, उसमें भी कोई तथ्य याचिकाकर्ता के विरोध में नहीं आते। इनफैक्ट वो रिपोर्ट्स याचिकाकर्ता को सपोर्ट ही कर रहे थे। अब आते हैं जो FIR SC/ST एक्ट के अंदर जो फाइल हुआ था, उसमें इस महिला के 161 के स्टेटमेंट और 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे। फिर इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होता है तो बाकायदा चार्जशीट वगैरह फाइल होती है। अब इन सब के बाद अब ये मसला हाई कोर्ट के सामने जब याचिकाकर्ता मिस्टर कुमार जब फाइल करते हैं 482 इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए, तब ये मसला पूरी तरह से जब जिरह में लाया गया और दोनों पक्षों को सुना, तो बेसिक आर्गुमेंट जो था कि अगर उनकी 161 और 164 के स्टेटमेंट को अगर हम सही तरीके से उसे पढ़ें और उसको फेस वैल्यू पे ले, प्राइमा फेसी कोई केस जिस ऑफेंस के अंदर रजिस्टर्ड किया है वैसा कोई केस बनता ही नहीं। तो उनका जो मेन एम्फेसिस था कि इनके खुद के कंप्लेंट्स और जो स्टेटमेंट है, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, वो कोई केस मेड आउट नहीं करते हैं। अभी जैसा एलिगेशन जो FIR में लिखा था, वो स्पेसिफिक इन वर्बिटम इस तरह से था, एक मोटा मोटी जो स्टेटमेंट है, FIR की बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर सोएंसो, मैं नाम नहीं लूँगा दूसरे प्रोफेसर का, विथ प्रोफेसर सोएंसो, जो दूसरे और प्रोफेसर थे उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, एंड प्रोफेसर प्रहलाद कुमार जो याचिका करता है, हैड पुट प्रेशर ऑन हर टू विड्रॉ द कंप्लेंट एज वेल एज दे यूज टू सेंड अनसोशल एलिमेंट टू हर एंड ऑल्सो यूज टू हैरास हर इन वेरियस वेज। ये 161 का स्टेटमेंट था। तो ये जो स्टेटमेंट था जिसमें ये तरह का केस मेड आउट कर रहे थे, उससे कोई 354C 504 506 IPC या SC/ST एक्ट का कोई उजागर नहीं होता है, कोई ऑफेंस उजागर हो ही नहीं रहा था। फिर उनका जो 164 का स्टेटमेंट है, वो जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, वो इस तरह से था
प्रोफेसर प्रहलाद जो याचिका करता है सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर लिमिट्स एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट्स। ये स्टेटमेंट है। अब इसमें कहीं से कोई ऑफेंस जो है, जो नेचर ऑफ एलिगेशंस है, उसको सपोर्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक मियर स्टेटमेंट है विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑफ द ऑफेंस। ये एक प्लेन स्टेटमेंट है, कोई मटेरियल ऐसा इसमें इस्टेब्लिश नहीं है कि जिससे कोई इस तरह का ऑफेंस बने। तो ये बेसिक जो 161 और 164 के जो स्टेटमेंट है, उसके बिना पर उसके तथ्यों को पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हुए ऐसा कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जो याचिका करता है उनकी तरफ से जो दलील थी वो टोटल 6 या 7 मुद्दों को लेके दी थी। टोटल मेरे हिसाब से उन्होंने 6 या टोटल एक सेकंड टोटल वो 6 आर्गूमेंट्स कैनवास करते हैं, 6 पॉइंट्स को कैनवास करते हैं। मोटा मोटी उनका यही था कि ऐसा कोई विक्टिमाइजेशन नहीं किया गया है और जो FIR है उसमें किसी तरह का 161 और 164 में ऐसा कोई इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है। फिर जो अलग ऑफेंसेस है 504 और 506, उसके भी इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है वो याचिकाकर्ता के अगेंस्ट में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंप्लेनेंट जो महिला प्रोफेसर थी मिस सोनकर, उन्होंने ऐसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं किया है। उनके जो भी FIR है, जो भी मटेरियल एविडेंसेस गैदर हुए हैं, उससे कोई 504 506 का कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है। और जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की रिपोर्ट थी, वो भी अपने आप में एक सपोर्ट कर रही थी जो कि फेवर में थी याचिकाकर्ता के। और दोनों रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट भी थी वो भी और दूसरी रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्टें याचिकाकर्ता के फेवर में थी। उसमें ऐसा कुछ एलिगेशन जो किया गया था उसको मतलब वो प्रूफ नहीं हो पाया था, उसके याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई थी ये जो महिला प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो इस लिहाज से ये सारे जो पॉइंट को सुना। उसके बाद में ये जो महिला थी, इनके पक्ष में जो वकील पेश हुए, उन्होंने इस चीज़ को फेयरली कंसीड किया कि प्लेन रीडिंग पे, प्लेन अगर हम रीडिंग की बात करें, चार्जशीट और स्टेटमेंट 161 के और 164 के, और जो मटेरियल एविडेंसेस जो गैदर किए गए हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, और ऑफ कोर्स जो रिपोर्ट है कमेटी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उससे कोई SC/ST एक्ट का कोई मुकदमा उस लिहाज से ऐसा कोई उजागर नहीं होता, वो उन्होंने फेयरली कंसीड किया। बट उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल में इस्टेब्लिश होनी चाहिए। 161 के स्टेटमेंट को एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है ट्राइबल है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा कोई फेस से इस तरह का मुकदमा बनता नहीं है। ये उन्होंने फेयरली कंसीडर किया। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो याचिका करता है, इस असिस्टेंट महिला प्रोफेसर को, जो कंप्लेनेंट थी मिस सोनकर, उनको इंटरनेशनल कमिटीज़ में वगैरह सब वो ले जाया करते थे। तो फिर काउंटर क्वेश्चन जजों ने पूछा कि जब ले जाया करते थे तो आपने उस चीज़ को मना क्यों नहीं किया, आपने मना कर लेना चाहिए था। तो इसके पीछे का इंटेंशन जो था वो इस महिला की तरफ से जो अपीयर वकील हुए थे, उनका कहना था कि जानबूझ के इसलिए किया जा रहा था कि ताकि नज़दीकी कोई संबंध बनाया जा सके। तो उस पर ही जजों ने पूछा तो आपको मना कर लेना चाहिए था। तो ये वकील साहब का आंसर था कि हम वो इसलिए नहीं मना कर पाए कि वो इनसबऑर्डिनेशन हो जाता। तो ये इस तरह का उनका एक मतलब डाइजेस्ट ना होने वाला जो आर्गुमेंट था, उस तरह का वो आर्गुमेंट था। तो ये बेसिक मटेरियल एविडेंस कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर रहे थे, इस लिहाज से फिर कोर्ट ने फिर बाकी और जो प्रेसिडेंट जजमेंट्स हैं उनको संज्ञान में लेते हुए और इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है SC/ST एक्ट का, ये स्पेशल एक्ट है और इसको ऐसे मतलब इस तरह से मालाफाइड इंटेंशन से एक मलाइस के तहत एक
एक साजिश के तहत किसी के खिलाफ इस तरह का मुकदमा आप दायर नहीं कर सकते हैं। ये इनफैक्ट एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि इस तरह से हम मुकदमे जो एक स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर एक स्पेशल कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए बना है, तो इस तरह से मुकदमों को आप मिसयूज़ करोगे तो उसे सिर्फ और सिर्फ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस कहा जाएगा। और आपको हम अलाउ नहीं कर सकते एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस करते हुए किसी के खिलाफ इस तरह के मुकदमे जो कि ऑन द फेस ऑफ कंप्लेंट और 164 स्टेटमेंट एंड मटेरियल एविडेंस जो गैदर हुए थे वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से इस FIR को कोर्ट ने खारिज किया, और खारिज करते हुए भी कोर्ट ने एक हेवी फाइन भी इस कंप्लेनेंट के खिलाफ इम्पोज की। मतलब उन्हें एक एग्जांपल सेट करने के लिए कि भाई इस तरह के गलत शलत मुकदमों में साजिश के तहत आप मुकदमे फाइल करोगे और किसी को भी आप मुजरिम बनाओगे, आपके पास कोई तथ्य नहीं, आपके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, और आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर लोगे इस तरह के मुकदमे फाइल करके, तो ये हम परमिट नहीं करेंगे। और ख़ास करके इस तरह के स्टैट्यूट जो स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल एक्ट है, इस तरह के स्टैट्यूट में आप किसी को इस तरह के गलत मुकदमों में मालाफाइड इंटेंशन से आप एक्यूज़ बना के उनको हैरास नहीं कर सकते। आपका इंटेंशन सिंस इंसेप्शन ही गलत है। तो इस तरह से ये प्रोसीडिंग्स जो है अलाउ की, पिटिशन जो याचिकाकर्ता की और जो मुकदमे जो दर्ज थे उन सभी को खारिज कर दिया और एक हेवी कॉस्ट इम्पोज किया। लगभग ये 5 लाख का कॉस्ट था, लगभग ही नहीं 5 लाख का कॉस्ट था। ये कॉस्ट इम्पोज करते हुए ये ऑब्जर्वेशन किया कि इस तरह का फ्रीविलस, बहुत स्ट्रांग वर्ड है फ्रीविलस, अपने आप में एक जजमेंट में एक बेंच की तरफ से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना कि ये अपने आप में फ्रीविलस लिटिगेशन था और इसलिए हम कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक सही निर्णय था और इस तरह से ये मसला रिजॉल्व हुआ और जो प्रोफेसर प्रहलाद कुमार हैं उनको सारे चार्जों से मुक्त किया गया और अब वो फ्री है, उनको कोई ट्रायल मतलब ट्रायल में जाने की ज़रूरत नहीं है। FIR और चार्जशीट जो भी थी वो खारिज हो चुकी है। तो ये वाइडली सर्कुलेटेड जजमेंट है और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। और जो भी क्रिमिनल लॉ का स्टूडेंट है, जो भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करता है, उनके संज्ञान में तो ये जजमेंट ज़रूर होगा। और इसमें जो प्रेसिडेंट जो साइटेशंस हैं, वो सारे साइटेशंस को मैं रेफ़र नहीं करूँगा, वो अपने आप में जो भी प्रैक्टिस करते हैं आमतौर पर सभी को पता ही है, लेकिन उनका रेफरेंस जो है, कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस जो है, वो बहुत अच्छी तरह से एक एकेडमिक पर्पस से भी देखोगे और एक जुडिशियल एनलाइटमेंट के पर्पस से भी अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इसे साइट किया गया है और रिफर्ड किया है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, इस लिहाज से मैं ये वीडियो बना के आपके सामने पेश हो रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले दिनों में भी मैं इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लीगल सब्जेक्ट जो कानूनी मसले हैं, अलग अलग कोर्टों से जो भी जजमेंट हो रहे हैं या अलग अलग कोर्टों में जो भी चीज़ें हो रही है, जो मेरे संज्ञान में आएगा या मेरे रिसर्च के दौरान मुझे पता पड़ेगा, मैं उसको लेकर आपके सामने पेश होता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।